स्पिरिचुअलिटी जो है वो आई थिंक इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो कितना रिसर्च किया और कितने साल रिसर्च किया आपने सौरभ इस पे? ऑलमोस्ट 15 to 16 ईयर्स। तब जाके आपने ये हाँ, लिखी। हाँ, और तब ये शुरू हुई थी पुणे में चलते चलते। चलते चलते। कि हमारे सब लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखी जाती। आप विश्वास करते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए? सवाल ये है कि आप महाभारत पे विश्वास करते हैं या लोगों पे विश्वास करते हैं, कि वो ही इज़ नॉट अ कैरेक्टर एक्चुअली। वो थॉट प्रोसेस जो साइकोलॉजी उनकी चल रही है, वो गेम प्लान जो चल रहा है, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको ग्राउंड वर्क में कन्वर्ट करना है। महाभारत युद्ध ऐसा नहीं था कि उन्होंने कह दिया चल दिया, वो पूरा एक वो मैनेजमेंट चलता था पूरा उनका। आपने बताया बहुत तकलीफ में थे एंड यू कुडंट कोप अप विद द ग्रीफ। तो कैसे किया आपने वो समय व्यतीत? मैंने फर्स्ट टाइम उस मम्मी की डेथ के टाइम पे फील किया व्हाट इज़ डेथ। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट कोई बैठा हुआ है आपके पास, टुमारो ही विल बी गॉन और शी विल बी गॉन, एंड आप उसको ज़िंदगी भर कभी देख नहीं पाएंगे। You were actually also exploring mind technologies, artificial intelligence, and also you were doing telecom based innovations. ये जैसे मैंने कहा ना, क्यूरोसिटी रहती थी, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि व्हाट इज़ दैट वी परसीव एज एक्सेप्टेड रियलिटी वर्सेस परसीव रियलिटी, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? और कितनी स्पीड से माइंड सोचता है? इज़ इट बेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट? अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है तो देन वी हैव डेफिनेटली समथिंग दैट कैन यूज टू कम्युनिकेट समथिंग। ये कॉन्सेप्ट महाभारत का ये सही है गलत है, दैट इज अ इमैटेरियल थिंग, लेकिन आपको लगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में और जानना है। गधा को कितनी तेजी से घुमाकर कितनी दूर फेंकना है, कितने रोटेशन लगेंगे, कितनी ताकत लगेगी, दैट इज मैथ्स। एंगुलर वेलोसिटी वाले सारे कॉन्सेप्ट आपके इसके अंदर है। बट आज की डेट में आपने कहा फिजिक्स, तो आपने कहा फिजिक्स नहीं था। कैसे नहीं था? फिजिक्स था। वैदिक साइंस पूरा इसमें। आप कैसे पता कर सकते हो कि आज चंद्रग्रहण होगा या 15 दिन बाद चंद्रग्रहण होगा, अगर आपको रोटेशन नहीं पता है कि कितने एंगल पर क्या क्या घूम रहा है, कब घूम रहा है? ये पहले से सब था। नमस्कार, वेलकम टू डॉग डायरीज। आज हम मिलेंगे सौरभ कुदेशिया से, एक नए ऑथर जो पुरानी सोच को नए विचारों से मिलाते हैं और दुनिया को यही समझाना चाहते हैं। सौरभ बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे और ये एपिसोड उनकी पूरी जिंदगी के बारे में है। तो बिना कुछ समय व्यर्थ करते हुए हम सौरभ से ही उनका परिचय पूछते हैं। सौरभ, वेलकम टू डॉग डायरीज। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते प्रीति जी, और आपके डॉग डायरीज के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और मुझे इस शो में बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट। या मैं टेक्निकल राइटर मैनेजर रहा हूँ पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से। डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया है, कई टीम्स मैंने संभाली हैं जी। और राइटिंग का पैशन था शुरू से, मतलब साइड में लिखता रहता था, आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहता था, वही कहानी के शब्दों में आके। और अभी 6 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। बहुत 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 अच्छा लगा आपको यहाँ पाके, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉग डायरीज में आने को। थैंक यू। तो चलिए अब हम आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? अब हम आपको ले जाएंगे आपके बचपन में, जहाँ सारी यादें संजोगते हैं वहाँ जाके। तो बचपन में आप एक्चुअली बहुत जिज्ञासु पर्सन थे, राइट? That's right. और आपको नियम पालन करने का कोई शौक वॉक नहीं था। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते नियम पालन करने का शौक नहीं था, क्योंकि वो आपको पालन करने ही पड़ते हैं। हाँ, नहीं पसंद। बट हाँ, बंधन थोड़े से मुझे अजीब से लगते थे कि मतलब जैसे बचपन में मैं सोचता था कि मैं चलता जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये जो आवाज़ आ रही है दिमाग के अंदर, ये आवाज़ दिमाग के अंदर से क्यों आ रही है, और बाकी के लोगों के दिमाग में भी कैसी आवाज़ आती है, क्यों आती है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे अजीब सी लगती थी कि टंकी में पानी इतना ही क्यों भरा है, ऊपर तक क्यों नहीं आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं उड़ रहा है। तो वो इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, और कई बार मतलब हालत ऐसी हो जाती थी कि मम्मी पापा को साइड में ले जाके अच्छे से पिटाई करनी पड़ती थी और समझाना पड़ता था एक लिमिट होती है बेटा। तो आपने एक और इंसिडेंट भी मुझे याद है हमसे शेयर किया था जब हम साथ में अपना IM कर रहे थे, कि आपने क्वेश्चन पूछा था अपने, जब आप सागर में थे। जी, उसके जी, बारे जी। में आप बताएंगे? हाँ, मैंने आई थिंक आप इस टीचर की बात कर रही हैं शायद, या नहीं, नदी की बात कर रही नदी की बात। हाँ। ओके। हाँ, तो वो ऐसा हुआ था कि मतलब ऐसी क्लास में कुछ बताया गया था कि नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं और फिर समुद्र में बन जाती है। तो मैं वही सोच रहा था कि जब अगर नदी समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र कब बनती है।
और अगर समुद्र बन जाती है तो वो समुद्र क्यों रहा, फिर नदी क्यों ना रहा, क्योंकि जब सारी नदियां मिलके बनी तो वो नदी कहलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा महानदी बोल दीजिए, पर वो समुद्र क्यों हुआ? और नदी समुद्र से बड़ी क्यों नहीं है? और नदी समुद्र से बड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको बनाने वाली है। तो अब ये घूम फिर के आगे माँ बड़ा के बेटा बड़ा के पिता बड़ा तो इन सब चीज़ों में मैं काफ़ी, मैं कह सकते हैं जिज्ञासु थे, टाइम वेस्ट करता रहता था। तो आप बचपन से बहुत जिज्ञासु थे, तो आपको कभी लगा कि आप अपनी उम्र के बच्चों से थोड़े से अलग हैं और उनसे ज़्यादा मैच्योर्ड हैं? नहीं, मुझे कई बार लगा कि जैसे मैंने बताया ना कि ये चीज़ें मैं ही सोच रहा हूँ कि और भी लोग सोचते हैं, तो मुझे अभी ये पता नहीं था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे को लगता था कभी कभी कि हाँ, किसी के दिमाग के ऊपर अगर अपन सिर रखें तो शायद वो उधर से समझ में आए कुछ कि क्या हो क्या नहीं हो। बाकी अलग तो खैर देखिए सब बच्चे रहते हैं, तो वो कुछ बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते थे या गेम्स वगैरह खेलते थे, तो वो जिस तरह की काम करते थे मैं सोचता मैंने क्यों नहीं किया ये सब। फिर बाद में लगता था नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे करूँगा। तो उस चक्कर में स्कूल में भी कई बार डांट खाई, पिटाई हुई, लड़ाई हुई, तो वो उसमें हम चले गए जब आप बड़े हो रहे उसमें वो चलता रहता था। बट मज़ा ही आता था कि चीज़ों को कुरेद करके देखना और ये चीज़ क्यों है कैसे है। तो आई वॉज लाइक कि मेरा बस चले तो मैं हर यूनिवर्स के हर पार्टिकल को खोद खोद के देखूं कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। इतना टाइम नहीं होता है। नॉर्मल बच्चे का नहीं होता। नॉर्मल बच्चे क्या करते, वो आराम करते, वो इतनी दूर तक नहीं सोचते। आपको कभी नहीं लगा कि आप थोड़े से डिफरेंट हैं? मैं सोचता डिफरेंट, तो ये लॉजिक तो आप मतलब थोड़ा सा गलत होगा कि डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंस के लिए आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा और वो कंपैरिजन होता नहीं है अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ। तो उनके साथ ऐसा कभी कंपैरिजन होता नहीं था। उनके साथ कंपैरिजन होता था कि क्रिकेट की बॉल किसके पास है, बैट किसके पास है, बैटिंग कौन करेगा। बट हाँ, मैं ये सोचता था कि जितनी तेज़ी से हम लोग सोच रहे हैं, जैसे मैंने अभी ताजमहल सोचा तो मैं ताजमहल देख रहा हूँ, राइट, बट इतनी तेज़ी से हम लोग पहुँच क्यों नहीं पाते। और फिर मैं सोचता था कि जब ताजमहल हमें दिख रहा है तो उस दिखने में और पर्सनली वहाँ पर जाने, फिजिकली वहाँ पर जाने में फ़र्क क्यों है। तो ये दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती थी। एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे, केमिस्ट्री का लिया, कुछ भी पार्टिकल कुछ मिला, उसको निकाल के उसमें डाला, पता नहीं क्या बन गया। तो मुझे सपना ये आता था कि मैं मतलब किसी दिन कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा, बढ़िया था पार्टिकल कोई केमिकल बनेगा, नोबेल प्राइज़ मिलेगा, ऐसा मिलेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो सारे केमिकल्स ख़राब थे। तो आप ये छोटेपन की बात, ये छोटेपन की बात है हमारे। आप एक बहुत संयुक्त परिवार से हैं जी, और आपके परिवार का इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी पे कैसे पड़ा? काफ़ी फ़र्क पड़ा इनफैक्ट, क्योंकि मतलब नाना जी की साइड से भी और दादाजी की साइड से भी काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी। तो संयुक्त परिवार इन द सेंस कि पापा का जॉब था तो हम लोग दूसरी सिटी में रहते थे, बट उनसे गर्मियों में मिलना, बाकी सभी लोगों से मिलना, उनसे बात करना, तो वो सबका नज़रिया अलग अलग होता है ना, तो एक डिफरेंट अप्रोच मिलती है। चाचा के साथ काफ़ी बदमाशी होती थी। चाचा वाज लाइक अ फ्रेंड टू अस, तो वो काफ़ी बदमाशियाँ सिखाते थे। पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग के धागों को कैसे तेज करना है, और रात भर पतंग लगानी है तो खटिया से बांध करके उसको उड़ाना है। तो वो सारे कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग चाचा के अंडर में करते थे। और उसके बाद मतलब ये है कि बुआएँ थी, मौसियाँ थी, बहुत सबसे अटैच थे। तो मतलब एक अच्छा सा फीलिंग रहती थी कि हाँ, और उसमें फिर ये भी लगता था खो ना जाऊँ कहीं, तो वो एक ना किसी का पकड़ के रखते थे कि अच्छा बुआ आप हो, चाचा आप हो, आपके साथ ही चलेंगे। तो वो पकड़ने का एक जो रहता है ना, लॉस नहीं हो जाए कहीं पर हम लोग। राइट। तो अलग ही फीलिंग रहता है जॉइंट फैमिली का। आप एंजॉय करते थे अपनी जॉब? बिल्कुल मिस करता हूँ इनफैक्ट अभी। यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि अभी हमारी जिंदगी बड़ी न्यूक्लियर सी हो गई है। आप बचपन में अपने मम्मी के ज़्यादा क्लोज थे कि पापा के? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर कुछ खुरा पेच करनी है, दिमाग लगाना है, दिमाग वाला काम करना है, तो डेफिनेटली पापा। क्योंकि अब जैसे मैं पेचकस लेके घूमता था तो वो पापा मेरे पीछे भागते थे, कहीं ऐसा ना हो कि ये खोल दे, कहीं वो खोल दे। मेरे दोस्त भी एक्चुअली में ऐसे ही थे। वो हम लोग प्लान बनाते थे कि ये वाला स्कूटर या ये वाली साइकिल अगर अपन खोल के दोबारा जोड़ें तो कैसा लगेगा। तो वो हमारे हाथ में कभी पाना रहता, कभी पेचकस रहता था। तो वो फैमिली वाले मेम्बर्स काफ़ी डरे रहते थे कि पता नहीं क्या कर दें क्या नहीं कर दें। तो पापा से ये रिलेशन रहता था। बाकी मम्मी से ऐसा था कि कुछ चीज़ समझना हो कि मम्मी ये पानी नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो मम्मी बताती थी? हाँ, मम्मी बताती थी। मम्मी नहीं बोलती थी तुम ये सब पागल परे की बातें मत करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। डांट तो खैर पड़ती रहती थी, क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो नॉर्म्स होते थे मैं उनको तोड़ देता था। जैसे नोट्स बना रहा हूँ तो मैं नोट्स अपने तरीके से बनाता था। अब वो क्लास में जो नोट्स जा रहे हैं, वो मैडम जो लिखा रही है वर्सेस मेरे जो नोट्स, उसमें इतना फ़र्क रहता था। और उसके बाद मुझे समझ में भी नहीं आता था, तो वो डांट पड़ती थी। नाना जी से काफ़ी अच्छा रिलेशन था इस बारे में, क्योंकि उनके साथ बैठ के हम दुनिया भर के डिस्कशन करते रहते थे। ये हवा चलती है तो कहाँ चलती है, कैसे चलती है, दिखती क्यों नहीं है हमको हवा, पानी और हवा में क्या अंतर है।
और अगर H2 तो बहुत पता भी नहीं था कि H2 क्या होता है, बाकी पैदा पे 4th 5th की बात है, तो ये H2 आया कहाँ से, O कहाँ से आया, तो अगर H2O है तो L2O भी होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह का डिस्कशन चलता रहता था और कई बार मतलब ऐसा हो जाता था, परेशान होकर के बोलते थे कि भाई तुम जाके थोड़ी पढ़ाई कर लो। आप अपनी मम्मी के उस टाइप में क्लोज थे ज़्यादा कि उनसे क्वेश्चंस पूछना, और स्पिरिचुअलिटी में भी अपनी मम्मी से आपने काफ़ी कुछ ग्रहण किया है। तो एंड आपकी मम्मी को आपने बहुत कम उम्र में खो दिया ऑल्सो, जी। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा और उसका प्रभाव आज तक आपकी ज़िंदगी में है? जी जी जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मम्मी से सीखी थी वो थी डिसिप्लिन। मतलब उनको 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, पूजा करनी है, ये करना है, स्नान करना है, वो उतने टाइम पर उठती थी, फिर चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो, मौसम कैसा भी हो। तो वो एक चीज़ थोड़ा सा ये दिमाग में बैठ गया कि अगर करना है तो करना है, और उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो डिसिप्लिन से करूँगा। राइट। तो एक फैक्टर वो था। दूसरा फिर मतलब जैसे मम्मी कहानियाँ वगैरह सुनाती थी, रामायण की, महाभारत की, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी कहानियाँ, ऐसा हुआ था वैसा। उस टाइम डेफिनेट वो रामायण और महाभारत के जो सीरियल आए थे, हाँ, बी.आर. चोपड़ा के महाभारत, हाँ, जो तो वो तीर कमान बना के हम लोग लड़ते थे। बट काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल साइड आई थिंक मम्मी की तरफ से बिल्डअप हुई है, क्योंकि नाना भी काफ़ी स्पिरिचुअल थे, नानी वैसे तो दादी भी स्पिरिचुअल थी, बट ये है कि एक तरह से जो इंक्लिनेशन, जो स्टोरीज वगैरह आई थी वो उन्हीं की तरफ से आई हैं कि ऐसा वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। और मेरे तो सवाल ही रहते थे बस कि हनुमान जी उड़े क्यों, पैदल क्यों नहीं चले गए, गाड़ी से क्यों नहीं चले गए। फिर बताया बेटा उस टाइम गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो वो स्पिरिचुअलिटी आज भी आपकी ज़िंदगी में है? आप सुबह उठ के पूजा करते हैं, फिर ही कोई चीज़ शुरू करते हैं? नहीं, देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो आई थिंक इज़ अ वे ऑफ लाइफ। यस, तो एक्चुअली उसमें ये सब चीज़ें जो हैं, आपके पूजा पाठ है, ये एक हिस्सा है, बट इट्स नॉट द फुल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर पार्ट ऑफ एंड कनेक्टेड टू दिस यूनिवर्स। तो आप जब उस फॉर्म में आ जाते हैं तो इन लॉट ऑफ थिंग चेंजेस, योर परसेप्शन चेंजेस, योर थॉट प्रोसेस चेंजेस। एक तरह का आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाता है चीज़ों का, एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि कोई है जो देख रहा है, हमको कोई फिक्र करने कुछ की फिक्र जरूरत करने की नहीं, जरूरत नहीं। आप कहीं जा भी नहीं सकते इसके अलावा, मतलब आप करो चाहे नहीं करो, वो तो हो नहीं है। वो तो हो नहीं है। तो एक फैक्ट तो वो था। दूसरा जो आया है वो ये आया है कि आपको किसी के दूसरे के सच पर अपना सच बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मम्मी गीता की कहानी, दादी गीता पढ़ती थी तो मैं पूछता था ये क्यों, क्या किया, मतलब ऐसा कैसा युद्ध है कि मतलब बीच युद्ध में आकर के मतलब लड़ना भूल गया, लड़ना नहीं, हाथ पाँव काँप रहे, तो मतलब वो कायर हुआ इस तरह से। तो दादी बताती थी नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि देखिए हर इंसान के जीवन में ऐसा कोई समय आता है जब वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उस टाइम उन चीज़ों को आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, यू हैव पैसा, सब कुछ है, इन्फ्लुएंस है, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। देन यू रियलाइज कि देयर समबडी वहाँ पर जो कंट्रोल कर रहा है, और अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो फिर उसको ही कंट्रोल करना है, तो फिर आप मत कूदिए, उसमें बीच में मत पड़िए, बीच में मत पड़िए। और हमारे साथ प्रॉब्लम यही आती है कि हम चाहते हैं कि लाइफ का पूरा कंट्रोल हमारे पास है। और ठीक है, अगर आप कंट्रोल लेना चाहते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी लीजिए, बट हम लोग बड़े शरीफ हैं, मतलब हम लोग ये भी करना चाहते हैं, रिवॉर्ड भी चाहते हैं, लेकिन हाँ उसका जो दूसरा रिवॉर्ड है वो हम लेना नहीं चाहते हैं। तो ये सब आपने अपनी मम्मी से सीखा? ये काफ़ी कुछ सीखा उनसे। वेरी नाइस। कितना अच्छा लगता है ना कि किसी की सोच को हम अपनी ज़िंदगी में एक विरासत की तरह रख रहे हैं। आपने ये भी बताया हमें कि आपका एक छोटा भाई है और वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पिलर है। हाँ, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हिज नेम इज समीर, 4 साल छोटे हैं मुझसे, और ही इज़ वेरी एक्टिव, मतलब कंपेयर टू मी। मतलब मैं जैसे लोगों से क्रिकेट वगैरह नहीं खेलना, मैं क्रिकेट देखते हुए सोच रहा बॉल यहाँ जाएगी तो टप्पा कहाँ पड़ेगा, वो मेरा दिमाग वो उसमें चलता रहता था। बट ही वॉज वेरी वेरी एक्टिव और काफ़ी बदमाशियाँ वगैरह करते थे। तो शुरुआत में हम लोग जैसे 4th या 5th क्लास की बात है, वो एक पिक्चर 5th या 6th की बात है, वो पिक्चर आई थी खुददार करके, गोविंदा की। उसका पापा ऑडियो टेप आते थे पहले, तो पापा ऑडियो टेप लेके आए थे, उसमें गाना था, वो कहते हैं हमसे जिंदगी अभी उम्र नहीं है प्यार की। तो हम लोगों ने सोचा चलो एक दिन हम लोग बैठे, मैंने एक नाटक लिखा था, इट वाज अ शॉर्ट प्ले। हम लोग का कोई इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो हम लोगों ने उसका रिकॉर्डिंग का वो प्रेस किया और वो टेप लगा दिया और रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, हम लोगों को पता नहीं कि ये क्या होगा इसके बाद, हमें लगा रिकॉर्ड होगा, उसके बाद फिर गाना अपने आप बजने लगेगा। अरे वो पापा जब आए तो पापा ने गाना चलाया, उसमें गाना बज रहा है, वो कहते हैं हमसे और एक खूनी रात, तेज हवा चल रही है। फिर हम लोग भागे, हमने कि बहुत हो गया।
तो काफ़ी हम ऐसी लोग मस्तियाँ करी है। बहुत मस्ती करते थे हम लोग, क्रिकेट में लड़ाई वड़ाई भी करते थे, सब कुछ होता था। बट आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर, बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन माय लाइफ, और आज भी है। और आज भी हैं। तो भले ही हम लोग का मतलब इतना मिलना जुलना, ही इज़ इन सिएटल राइट नाउ, आई एम सॉरी कनाडा। तो मतलब लेकिन हाँ, एक जो बॉन्ड बन जाता है वो आपका तो बना ही हमेशा ही रहता है। रहता छोटा है। भाई है तो छोटा भाई, मतलब वो रहेगा। वाह, नाइस नाइस। मतलब परिवार की यादें कितनी अच्छी होती है ना, जब हम अपने ताले खोलते हैं अपने पुराने मेमोरीज के, तो सडनली वी रियलाइज कि ये सब बातें दिमाग में थी, लेकिन हम कभी बाहर नहीं लाते। जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बचपन से थोड़े बड़े हो गए, क्लास 5 से बढ़ गए, अब आप स्कूल जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हुए क्लास 6 में, आपको मैथ्स कंप्यूटर बहुत पसंद था, तो ऐसे क्या सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको रुचि थी? देखिए, कंप्यूटर का इंटरेस्ट तो ऐसा कुछ नहीं था, बट 7th क्लास में हिंदी में लिखना बहुत शुरू कर दिया था मैंने। और उसका रीज़न यह था कि उसमें एक हिंदी के क्लास के हमारे सर थे, खान सर। तो वो जैसे होता है ना, मुहावरों के वाक्य बनाओ, आप कहानियाँ लिखिए, निबंध लिखिए। तो अब वो क्या करते थे कि वो जैसे ऑब्वियसली हर क्लास में होता है, वो निबंध उन्होंने बताया, बच्चे रट लेते थे, फिर उसको लिखते थे। मुझे अजीब सा लगता, मुझे रटना नहीं आता, मैं रट नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं खुद एक बार ट्राई करता हूँ। तो वैसे ही बैठ के मैंने लिखा, पहाड़ों की हवा और ये शांति और मन की शांति। मैं पुराने गांव गया, वहाँ पर अब सब कुछ बदला हुआ था, और जाने कैसा करते हैं, मैंने कुछ एक 7th क्लास में एक लिख दिया। और मैंने कहा पिटाई होनी, क्योंकि सर ने कुछ और लिखवाया था। तो मैंने कहा चलो देते हैं क्या होता है। सर को दिया, देन नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी क्लास में, बोले कि सबको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए मार्क्स। उन्होंने बोला कि ओके सौरभ कम हियर मेरे क्लास, तो आज तो क्लास होने वाली है अच्छे से। तो उन्होंने बोला नो, दिस इज़ वेरी डिफरेंट वन, सो आई वांट यू टू रीड दिस इन फ्रंट ऑफ द इंटायर क्लास। तो एक मैं था और एक मेरा और क्लासमेट था, उनका काफ़ी अच्छा था। तो पढ़ा, लोगों को बहुत अच्छा लगा, और फिर मुझे पता पड़ा वो काफ़ी मैच्योरिटी से लिखा गया था। तो मुझे अब समझ में नहीं आया कि ये मैच्योरिटी होती क्या है, कि मतलब अगर हवा चल लिख दिया था आपने? हाँ, मैंने ऐसे ही लिख दिया था कि हवा चल रही है और पुरानी यादों के बायार चल रही है, यानी क्या क्या, तो भी कुछ तो भी कंबाइन करके पुराने चिनार के वृक्ष हमारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन कभी वो आए और नहीं। ये कभी कौन सी क्लास में थे? 7th क्लास में। 7th क्लास में? आज तक तो मैंने कोई निबंध का एक लाइन ऐसे नहीं लिखी है। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया कि भाई अब तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो फाइनली फिर जब फाइनल एग्जाम्स का टाइम आया, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट ऐसा कुछ दिया, अब आधा घंटे में जितना सोच सकते थे उतना लिखा, वो भी लेकिन दिमाग से लेकर, रट के कुछ नहीं लिखा। तो ये नई सोच का कि लेकिन अच्छा लगा, काफी रिफ्रेशिंग था वो। लगा होगा आपको पहली बार आपका टच जो आया था लिखने से आया था उस 7th क्लास में, आपको लगा कि मैं लिख सकता हूँ? नहीं, लिखने, देखिए दो चीजें, एक तो लिख सकता हूँ और एक दिमाग से लिख सकता हूँ। तो लिखने का तो ऐसा था कि गर्मियों की छुट्टी में मैं राइटिंग की प्रैक्टिस करता था। तो वो गर्मियों में बैठते थे, अपना काबुली वाला जो आया है, काबुली वाले की कहानी, वो पूरे लिख रहे हैं, राइटिंग देख रहे हैं, चेक कर। शौक था आपको? मुझे शौक था, मैं लिखता था हर गर्मियों की छुट्टी में, मतलब हर उसमें प्रैक्टिस करता था, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग। तो वहाँ पर भिंड में थे जब हम लोग, तो वहाँ पर कुछ कंपटीशन वगैरह हुए थे जेसीस के, तो उसमें सेकंड या फर्स्ट रैंक भी आई थी मेरी इंग्लिश और हिंदी हैंड राइटिंग में। अरे वाह। तो अच्छा लगा, बट वो ये समझ में नहीं आया कि ये लिखना क्या, और ये क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं अपन। बट वो जो 7th क्लास में लिखा, वो दैट वाज टोटली डिफरेंट। आई वाज शॉक कि ये क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि पता नहीं। इट वाज सो मैच्योर कि अगर मेरे पास अभी होता तो मैं कहता कि मैंने नहीं लिखा है करके, क्योंकि वो काफ़ी इतना डिफरेंट फीलिंग थी। और वो जो मैच्योरिटी से लिखा गया है कि पुरानी यादें, यानी कि 7वीं क्लास में बच्चे की क्या यादें होंगी। तो वहाँ पर ये शौक लग गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ लिखते चलते हैं अपन, कुछ ना कुछ लिखते। तो मेमोर लिखना लगना, डायरी लिखने लग गए, कुछ ऐसा, कुछ एक कैरेक्टर दिखा, जैसे यहाँ पर आप बैठी हैं, आपको देख करके कुछ लगा, तो आपकी कहानी कहीं और बुंदी कि वो वहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, ऐसा करके छोटी छोटी कहानियाँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि वो टोटली इमेजिनेशन होता था, और एक रियल फिगर को देख करके उसको इमेजिनेशन में लगा, काफ़ी अच्छा लगता था। आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया स्कूल में, तो वो आपको अच्छा लगता था? और अगर अच्छा लगता था तो आप उसको कैसे, आपकी पर्सनैलिटी उसमें से डेवलप हुई? देखिए, दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। एक तो एंकरिंग बहुत पसंद थी, तो एंकरिंग करता था मैं। दूसरी मुझे मिमिक्री बहुत पसंद थी, तो मिमिक्री भी करता था। अभी मत कहिएगा करने के लिए। नहीं, वो हम बोलेंगे थोड़ी देर में। तो उस टाइम ये दो चीज़ें थी, और इन दोनों चीज़ों में क्या रहता है, आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो लिखने का जो शौक था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद आई थिंक 7th 8th 9th 10th 11th या 12th में एक प्ले भी किया था मैंने स्कूल में। वो काफ़ी फेमस हुआ था, वो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो वो ये सब चलता रहा। बट उसके बाद कॉलेज में आने के बाद ये प्ले वगैरह सब छूट गया। उसके बाद मुझे जो इंटरेस्ट आया था 7th क्लास में, कंप्यूटर से आया था। तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड। उस टाइम कंप्यूटर इतने होते नहीं थे, और इट वाज नॉट अ सब्जेक्ट दैट एनीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। तो
वहाँ पर जब देखा पता कि ये क्या है, ये सी रूम है और दरवाज़ा बंद है, चप्पल बाहर उतारे हैं और बिल्कुल कुछ नई चीज कुछ नई थी। चीज़, एक कमरे में वो टुक 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 करके ये आ हम रही है। किस साल की बात कर रहे ये हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपकी 84 या 85 की बात कर, 86 की बात हाँ, कर रहा तब हूँ। तो बिल्कुल आया ही आया था, हाँ, इंटरनेट भी नहीं था। 64 केबी हार्ड डिस्क थी, 1.44 एमबी की 1.44 एमबी की फ्लॉपी ड्राइव थी। तो वो इंटरेस्टिंग लगता था कि इसके अंदर क्या है, कैसे है। तो बड़ा संभाल के लेके जाते थे उसको, हाँ। कहीं हिल ना जाए, डाटा ना गिर जाए, इस तरह का करके। आपने कहा कि आप स्कूल में आप विश्वास करते थे कि नॉर्म्स को चेंज करें, बट यू डिडंट बिलीव इन रीइन्वेंटिंग द व्हील। तो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कभी कि चीज़ें ऐसी ही क्यों हैं। मेरा क्वेश्चन ये रहता था, चेंज करने तो बात की बात है। मतलब अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये इसको हम एप्पल बोल रहे हैं, तो उसको एप्पल ही क्यों बोल रहे हैं? तो क्या बोलना चाहिए? कुछ और बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल सकते, अच्छा। है ना? तो बेसिकली एप्पल है तो उसको एप्पल हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल अंडरस्टैंड इट बाय एप्पल। ठीक है, अगर आप घर में अपने बच्चे के साथ उसको एप्पल को कुछ और बोलेंगी, से एप्पल को आपने संतरा बोल दिया, संतरे को आपने एप्पल बोल दिया, ओनली यू टू कैन अंडरस्टैंड, राइट? लेकिन एप्पल बट को तो एप्पल ही बोलते सब। क्योंकि वो एक उस फ्लो में आ गया, बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया। हाँ। ठीक है, हिंदी में आप बोलेंगे सेब, बोलेंगे इसको सेब क्यों बोलती, फिर एप्पल ही बोलिए फिर आप उसको। ओके। तो वो एक जो एक ग्रुप बन गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इसको हम ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग थिंग्स। अदरवाइज चीज़ों में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये बुक और ये टेबल में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर फिर ये लगा कि तो मतलब फिर किसी में कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बातें दिमाग में चलती ये रही। मैं करता रहता, ये मेरा दिमाग चलता रहता था साइकिल टीचर के। भी आपके साथ, आप टीचर से भी बात ऐसे मेरे करते थे? साइंस के टीचर्स तो मुझसे परेशान रहते थे, लिटरली परेशान रहते थे कि ऐसा क्यों, ठंडा क्यों लग रहा है, गर्म क्यों लग रहा है, बर्फ़ पिघल क्यों रही है, अगर बर्फ़ को हम उसमें रख के हाथ में करेंगे तो कितनी हीट होगी, पूड़ी उबल रही है तो फूल क्यों रही है, वो मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स है जनरल क्वेश्चंस हैं। जनरल क्वेश्चंस हैं। फिर उसमें इसमें काफ़ी लंबी बहस होती थी इसमें मेरी। बट ये ठीक था, मुझे ये समझ में नहीं आया हु सेट दो स्टैंडर्ड, किसने कहा कि ये सेवी है, किसने कहा? आपने अपने लोगों से सुना, किसी ने कहा, किसी ने कहा, बट उसने सेव क्यों कहा? इसका कोई सेंस नहीं है कि सेव ही क्यों है, उसको सेव ही क्यों नहीं बोला, या पीकू क्यों नहीं बोला? तो उसने अगर उस टाइम पीकू बोला होता तो आज हम उस चीज़ को पीकू बोल रहे होते, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट कर चुके होते। तो मतलब क्या एक्सेप्टेंस इज द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाइंग कि यही ट्रुथ है। अगर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या वो ट्रुथ नहीं होगा? इफ़ आई एम सेइंग कि ये सेव नहीं है तो क्या वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा क्या? सोचने की बात है ये तो। हाँ, तो आपने भी उस टाइम सोचा था? ये मैं आर्टिकल्स में लिखता रहता था। 99 में पब्लिश हुआ था शायद ये आर्टिकल मेरा, सीक्रेट्स ऑफ द माइंड टाइम मशीन करके। वाह, क्या बात है। नाउ हम बड़े हो रहे हैं और यू लॉस्ट योर मदर एट अ वेरी अर्ली एज। तो आपको बहुत, आपने बताया बहुत तकलीफ में थे एंड यू कुडंट कोप अप विद द ग्रीफ। तो कैसे किया आपने वो समय व्यतीत, और क्या क्या चीज़ में आपको थोड़ी सी ताकत मिली जो आपने थोड़ा बहुत, देखिए माँ का खोना तो आज तक भी किसी को नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर का एक दुख रहता है, पर उस टाइम आगे बढ़ना था, आप छोटे थे, तो बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को? मैंने फर्स्ट टाइम उस मम्मी की डेथ के टाइम पे फील किया व्हाट इज़ डेथ। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट दैट कोई बैठा हुआ है आपके पास, टुमारो ही विल बी गॉन और शी विल बी गॉन, एंड आप उसको ज़िंदगी भर कभी देख नहीं पाएंगे। राइट। तो वो मुझे, आई वॉज लिटरली शैटर्ड फ्रॉम विद इन। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहे थे, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। क्या हुआ, एक हंसता खेलता इंसान क्यों खेल, क्या कहाँ गई, क्या हुआ? 11th ही ज्वाइन करी थी मैंने उस टाइम, और मतलब आई वॉज लाइक एंग्री यंग मैन दैट टाइम। मुझे चीज़ों से चिढ़ हो गई थी लिटरली, मुझे कहीं लॉजिक नहीं दिख रहा था। आई वॉज लाइक क्रेजी। पढ़ाई लिखाई चल रही थी, वो भी एक टेंशन थी कि भाई 12th के बाद आपको कॉलेज में जाना है, तो वो चल रहा है, वो अलग टेंशन चल रही है। ये तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लॉजिक हुआ। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। और वहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड की तरफ, अब अगेन मैं इससे कह रहा हूँ ना, मुझे आइडिया नहीं है व्हाट यू मीन बाय स्पिरिचुअल, राइट? अगर आप कहेंगे केवल ग्रंथ भी कह लेता जैसे पढ़ने पूजा के, पाठ तो या there was कुछ, हाँ। अंदर इतने क्वेश्चंस हो रहे थे, इतनी चीज़ें हो रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल दैम कि ये क्या, बच्चे तो क्यों, छोटे ही कैसा, होते हैं। किधर क्यों गई, किधर गई, मुझे क्यों नहीं लेके गई, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, और मैं यहाँ पर हूँ तो वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं तो मेरे को क्यों छोड़ के गई। वो तो बहुत प्यार करती थी इस तरह से। तो वो चीज़ें जो आई उसके हिसाब से कॉलेज के बीच में, मतलब वो चीज़, वो शॉक वेव जो कही थी मेरे ख्याल से, आई थिंक कॉलेज कंप्लीट करने तक रही थी वो थॉट प्रोसेस। वो
तो फैमिली ने, बाकी पापा ने और भाई ने सपोर्ट तो काफी किया होगा। नहीं, डेफिनेटली उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। कैन दे वर उनको भी वेरी दुख हो ही गई सब, बट वेरी कंसिडरेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट एक्चुअली नोबडी नोज कि क्या करें हम लोग। अब हमारे पास कोई आंसर नहीं था, उनके पास भी नहीं था, मेरे पास, मेरे ब्रदर के पास भी नहीं। समहाउ लाइफ गोज ऑन। वही चीज़ हुई कि चलते चली जाती हैं, आप एक्सेप्ट करो नहीं करो तो चलना ही है वो तो आपका। तो आपने उसमें अपने को पढ़ाई में पूरा ढाल दिया उसके बाद? मैं उस टाइम पूरा पढ़ाई में चला गया था। एंड अगेन कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपका शौक था? लोगों से मेरा कट पूरा हो गया था, लोगों से मैं टच में नहीं रहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से बात करना है, बस कम्प्लीटली अलोन। मतलब 12th में 11th-12th में मेरे काफ़ी दोस्त थे, और 12th के बाद कॉलेज में मतलब गिने चुने दोस्त, मतलब बहुत कम दोस्त। और जैसे मैंने कहा कंप्यूटर में पूरा एब्जॉर्ब हो गया था मैं, तो मैंने बोल दिया था मेरी ज़िंदगी बस यही है। मतलब बिल्कुल पढ़ाई करते थे, सब सोचना पढ़ाई बंद करते कर दिया? ये करता था। फिर मैगजीन्स के लिए मैंने टेक्निकल आर्टिकल्स में, मतलब टेक्नोलॉजी में मैं घुस सा गया था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि इसमें A+B=C होता है। लाइफ में नहीं होता ऐसा। लाइफ में A+B के बाद आपका D भी आ सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ नहीं भी है। तो देयर इज नो रूल्स दैट डिफाइंस लाइफ। मैथमेटिक्स में आपके कंप्यूटर में कम से कम आप भूलना चाहते थे इन शॉर्ट सब चीजें, अगर मैं ये बोलूं कि भूलना तो नहीं, समझना चाहता था कि क्या है ऐसी चीज़, क्यों है जो मुझे इतनी परेशान कर रही है, और मुझे क्यों परेशान कर रही है। बच्चे ही थे उस टाइम, क्योंकि बड़े तो हुए नहीं थे हम लोग। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही थी कि एक तो समझ में भी नहीं आ रहा था। एंड देन आई हैव टू मूव आउट टू अनदर सिटी, ग्वालियर से फिर भोपाल। अच्छा, आप लोग वहाँ भोपाल गए थे? नहीं, मेरा कॉलेज भोपाल में था, तो मैं हॉस्टल में था, फिर रूम्स में है, तो वो एक अकेलापन जो था, तो वो फिर मैंने इसी में चीज़ों में लगाया था। मैगजीन खरीदता था, टेक्नोलॉजी में घुस गया था पूरी तरह। और इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रही, कंप्यूटर में कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन की थी मैंने। सौरभ, माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है, और समझ में आता है कि बहुत दुख का टाइम था जो आपने बिताया, और किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए, पर हम रोक नहीं सकते जिसको होना है। तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा खुशी का माहौल लेके आते हैं, जो हम कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे अब रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड खेलूंगी, ठीक है? आपको बिना सोचे समझे, दिमाग नहीं लगाना है। यू जस्ट हैव टू आंसर इन वन लाइन वट एवर आई एम आस्किंग यू, एंड योर टाइम will be 1 minute. ओके, ठीक है? फॉर ईच क्वेश्चन। तो फिर तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बैठे रहेंगे। Okay. Okay. So we'll start? Sure. Okay. Question 1. What's the first thing you do when you wake up? आंखें खोलता हूँ। If you could have dinner with any 3 people, dead or alive, who would they be? भगवान कृष्ण, भगवान राम एंड भगवान महर्षि व्यास। What's one thing most people don't know about you? That I exist. If you could live anywhere in the world, where would it be? Himalayas. What is your go-to comfort food? खिचड़ी। Khichdi. What's the last book you read or show you watched that really resonated with you? Tenets. What's the skill you wish you could instantly master? Ability to solve problems. You don't have that skill now? I do have, but it's not a comprehensive one. What's your favorite quote or mantra that you live by? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सर्वाणि पश्यन्तु मा कश्चित् भगवात्। Wow. What's one habit that's a game changer in your life? Waking up at 4 a.m. Okay. What's the most adventurous thing you have ever done? Paragliding. Wow. You have completed it in 1 minute. Congratulations. Thank you. So थोड़ा सा मूड अच्छा लगा? बिल्कुल। चलिए, अब हम आपकी जर्नी में वापस चलते हैं, और अब हम वहां पहुंच गए जहां आपने कॉलेज में एंटर किया और आपने चूज किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इसके दौरान आप एक टेक्निकल राइटर भी बने, क्योंकि आपने कोई बुक्स रिव्यू भी करी। तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे? बुक्स जो रिव्यू करी थी मैंने, आई थिंक बाय प्रोफेसर रूथ एलियट, Yes. एंड शी वाज विद सेंटर ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट यूनाइटेड किंगडम्स, and she wrote a book on robotics and artificial intelligence. I think it was in 2001 or somewhere at that time. आपने उन बुक को रिव्यू करा? I was उन्होंने बुलाया आपको रिव्यू करने को? no, they sent me the manuscript to review the book on the technical aspects. Okay. I was one of the expert that reviewed that book actually. अरे वाह। नहीं, काफ़ी enriching था, and I got very good feedback from Professor Ruth Elliott, and she said that the depth of the review was very good. You were actually also exploring mind technologies, artificial intelligence, and also you were doing telecom based innovations. तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? इनोवेशंस का उस टाइम तो ये तो नहीं कह सकते कि इनोवेशन है, अदरवाइज ऑब्वियसली इंडस्ट्री में कहीं और होता मैं। बट हाँ, ये जैसे मैंने कहा ना, क्यूरियोसिटी रहती थी, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि टेलीकॉम सिस्टम्स की या किसी भी सिस्टम की कम्युनिकेशन की एक लिमिटेशन होती है, दैट इज डिफाइंड बाय द फिजिकल लिमिट ऑफ दैट सिस्टम।
ओके। ठीक है, लाइट अगर यहाँ पर आ रही है तो इसके बीच में जो मीडियम है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कितनी देर में लाइट यहाँ पर आई है, किस तरह से आएगी, राइट। उसी तरह सिग्नल भी जिस तरह से आता है मीडियम पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बट माइंड टेक्नोलॉजी में मीडियम क्या है आपका? तो दैट वाज द थिंग कि अभी हम ताजमहल अगर सोचें तो वी वर इन फ्रंट ऑफ ताजमहल, बट आर वी एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ ताजमहल? तो व्हाट इज दैट वी परसीव एज एक्सेप्टेड रियलिटी वर्सेस परसीव रियलिटी, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? और कितनी स्पीड से माइंड सोचता है? इज इट बेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट? अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है तो देन वी हैव डेफिनेटली समथिंग दैट कैन यूज टू कम्युनिकेट समथिंग। तो इसको लिंक कैसे किया फिर आपने? ये मैंने इसी में रिसर्च करता रहता, 4-5 साल में इसी में परेशान होता रहता काफ़ी टाइम। और प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट डिफाइन अ सिस्टम बाय लिविंग इनसाइड अ सिस्टम बिकॉज यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। राइट। तो माइंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर आपको उसको समझना है तो उसके बाहर निकलना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। And that also brought you towards, it took you towards spirituality also in your college days. एब्सोल्युटली। और कैसे? अगेन वही बात आ गई कि हाँ. ये अब स्पिरिचुअलिटी में आ गया, अब आप इसको स्पिरिचुअलिटी के सेंस में समझने लग गए क्योंकि यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन इन सर्टेन रेल्म। राइट। ठीक है, देन अगर वो सर्टेन लिमिटेशन उस रेल्म की है तो उसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा। लिमिटेशन मतलब आप यहाँ पर रुक गए तो कुछ आगे क्या है, तो वहाँ पर कैसे जाएं, क्या करें? फिजिकल बॉडी आपका, आप अगर लाइट की स्पीड से अगर आप जा रहे हैं देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी मास इंक्रीजेस, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बट अगर बॉडी का मास ही ना हो तो माय गॉड। तो ये सब चलते रहते थे। आर्टिकल पब्लिश किया, उसके बाद 2-3 आर्टिकल और वर्सेस रियलिटी का पब्लिश किया था। तो आपने इन्फिनिटी वर्सेस जीरो, माइंडफुलनेस वर्सेस माइंडलेसनेस, तो इन सब के बारे में आपने मतलब कि किताबें थी उस टाइम और जितना पढ़ा था आपने? नहीं, उस टाइम तो देखिए सबसे बड़ा आज का जो एडवांटेज है वो इंटरनेट पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, एंड माय ओनली प्रोमिनेंट सोर्स वाज ऑल दिस मैगजीन्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से पब्लिश होती थी उस टाइम, एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ कोर्स। और ब्रिटिश लाइब्रेरी में आप जानती हैं कि मतलब मटेरियल मिलता था बट वो कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। और देन देयर इज अ difference between the Western philosophy versus the Vedic philosophy, and then you pick up something। तो वो एक आइडिया लगता नहीं था आपको कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, why they're saying mind and body are different, mind body and soul, एक तीसरा सोल आ गया, तो ये तीन चीज़ें अलग अलग एक हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो वो एक कन्फ्यूजन रहता था। और उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि आपको ऐसा कोई शख्स मिलता नहीं था जिससे आप इस तरह की डिटेल में बात कर सकें। अभी हम बात करते हैं माइंडफुलनेस और माइंडलेसनेस में, तो उसमें जाके क्या वही एक पॉइंट था जहां आपने, जो आप अभी किताबें लिखी हैं, आपने तो महाभारत को, अब मैं कहूँ री इन्वेंट तो नहीं बोलूंगी, महाभारत को कुछ अलग दिशा दी है, तो वो जो थॉट प्रोसेस था वो तब से आया था कि उसके बाद से आया था? नहीं, आई थिंक उसके किताब के या महाभारत के बीच उसी टाइम पड़ गए थे। और ये माइंडफुलनेस और माइंडलेसनेस के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें एक तो ये कहता है कि आप जब ध्यान करते हैं तो आपके सामने दुनिया भर की चीज़ें दिमाग घुमा के रखेगा, ठीक है। पहला चीज़ आप इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर करते जाओ, इग्नोर करते जाओ, इग्नोर करते जाओ। आफ्टर सम टाइम आपके वो थॉट्स आपके सबलाइन हो जाएंगे, डाउन साइड हो जाएंगे। एक प्रोसेस तो ये है। राइट। दूसरा ये है किसी एक थॉट पर आप फोकस कर लो, बाकी के थॉट्स आपके चले जाएंगे। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप एक बार जब घुसना शुरू करेंगे तो आप घुसते चले जाएंगे, इट्स अ रिपीटिंग लूप। तो ईदर वे इट इज द सेम। नहीं, तो अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कितना क्या कर सकते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अगर जैसे कहानी सोच रहा हूँ, मैंने कहा मेरा पाथ जंगल में गया और जंगल में उसको हिरण मिला, अब मैं यहाँ से कहानी कहाँ पे ले जाऊँ, कितना ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ, तो वो आपका थॉट प्रोसेस होने लगता है। एंड इन बोथ दिस सेंसेस यू स्टार्ट लूजिंग द सेंस ऑफ योर बॉडी। ओके। क्योंकि डेफिनेटली आप माइंड उसमें जब जा रहे हैं तो या तो आपका पूरा माइंड वहाँ चला गया। एंड माइंड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहीं भी चला जाएगा, लेकिन ये खुद को मरने नहीं देगा, कभी मरने नहीं देता ये। इट डजंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। तो अगर आपने सोचा है कि मैं माइंड को शांत करूंगा, वो आपके सामने ऐसी कुछ चीज़ लेके आएगा जो आप दिमाग में बिल्कुल ऐसा लगेगा अभी सोच डालो, पूरा ख़त्म कर दो अभी के अभी। अरे कितना अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया आया, अरे ये वाला प्लॉट मैं बुक में डालूंगा, या ये वाला क्वेश्चन है ना मैं फलाने पार्टिसिपेंट से पूछूंगा, या इस पे बारे में रिसर्च क्यों नहीं करी है, या कोई पुरानी बात याद आ जाएगी आपको। एंड देन यू स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड दैट। तो वो जो माइंडफुलनेस और माइंडलेसनेस वो आपकी हो ही नहीं पाती है, तो आपको पूरा डिटैच करना पड़ेगा टोटली। और वहाँ पर जाके जब डिटैच होते हो तो आप यू कैन फील दैट रेल्म, दैट इज टोटली डिफरेंट रेल्म। एंड यू हैव एक्सपीरियंस? आई डोंट नो क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट डिफाइन इट टू यू, यू कैन नॉट डिफाइन इट टू एनीबडी, यू हैव टू गो थ्रू दैट। अंडरस्टूड। वाह,
We'll talk about that also in the coming questions. Now, अभी आपने अपना कॉलेज खत्म किया, फिर आप गए पुणे में, आपको जॉब मिली एज अ टेक्निकल राइटर कि आपको हमको तो जॉब करनी पड़ेगी, कुछ पैसा वैसा कमाना है। जी जी। लेकिन वहाँ पुणे में आपने एक घर भी लिया और फिर आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको चलने का बहुत शौक है जी। आपका ऑफिस शायद 3 से 4 किलोमीटर दूर हाँ, था हाँ, और आप चल के जाते थे मैं अभी भी चल के जाता और हूँ। वहाँ पेड़ पौधे लोग चलते हुए, तो आप चल के क्यों जाते थे ऑफिस? मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप चलेंगे ना, इट गिव्स यू अ रिदमिक एक्सपीरियंस, दैट थाप जो पड़ती है पैरों की तप 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 तप, एंड दिस इज लाइक अ मेडिटेशन, राइट? मेडिटेशन में तो आप अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन थक नहीं जाते हैं चलते चलते? नहीं, तो अगर आपको सोचते हुए जा रहे हैं, डिपेंड करता है कितना थक रहे हो, कितना बॉडी को सोच रहे हो, कितना नहीं सोच रहे हो। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे जितने भी नोबल कॉन्सेप्ट्स आए हैं, रिसर्च पेपर्स के, बुक्स के जो आइडियाज आए हैं, वो ड्यूरिंग दैट पीरियड आए हैं, 2-3 किलोमीटर तो जो महाभारत का भी जो जो घटनाएं और वो सब हुई हैं आपके दिमाग में जो चली हैं, वो सब ये सब उसी टाइम सोचता था मैं। जब आप पुणे में टेक्निकल राइटर में अपना एक ऑफिस जा तो रहे थे। आपको वहाँ सोचना नहीं है, पहली चीज कि ड्राइविंग करनी है या ड्राइवर के साथ बैठना है तो यहाँ रोको वहाँ रोको, आप चलते चले जा रहे हो। यू हैव ए प्री डिफाइंड पाथ, बॉडी आपकी चलती चली जा रही है, आपको वो भी नहीं सोचना कि कहाँ टर्न लेना है, क्या नहीं करना है। तो देन यू कैन स्टिल फोकस ऑन दैट पार्ट कि अच्छा भीष्म पितामह यहाँ पे लेटे हैं, तो अगर उन्होंने ये कहा है तो ये क्यों कहा, या वो कहा तो वो क्यों कहा, अरे यार इसको लिख लेता तो अच्छा होता। और फिर वो वहाँ पर जा करके कुछ और चीज़ निकल के आती, फिर उसको लिखो बैठ करके। और उस टाइम मतलब लैपटॉप वगैरह इतने कॉमन नहीं थे कि चलते चलते लैपटॉप पे लिखते, वो भी एक अजीब पागलपन है। तो लेकिन जब लिखते थे और जो सोचा है उसमें काफ़ी फ़र्क हो जाता था। तो आज भी मैं लिखता हूँ वाकई में, मतलब कंप्यूटर पे सबसे बड़ी बात लिखने की यही है कि एक लेसन जो मुझे अभी तक याद है और मैं मानता हूँ आज की डेट में भी कि लिखते आप एक बार हैं। हम लोग जब पहले लिखते थे, जैसे कुछ भी निबंध वगैरह लिख रहे हैं, तो हम लोग 10 बार सोचता था, 10 बार सोचता था कि यार इसको ऐसा लिखे, पहाड़ ऐसे, पेड़ ऐसे, ये वो, पूरा एक सीन विजुलाइज किया, रोड जा रही है, बस जा रही है, बस में हवा लग रही है, भीड़ है, ये है, वो है, पूरा विजुलाइज किया। फिर उसके बाद में लिखा, क्योंकि लिखना वॉज अ वेरी कॉस्टली अफेयर दैट टाइम। एंड वाई इज वट कॉस्टलियर? अगर आप कुछ गलती करोगे तो आपको मिटाना पड़ेगा, पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर पूरा लिखो बैठ करके। तो कंप्यूटर में वो चीज़ नहीं है। पहले आप 10 बार सोचते थे, एक बार लिखते थे। आज की डेट में एक बार लिखते हैं, आप 100 बार उसको एडिट करते हैं बैठ करके। बट ज़िंदगी ऐसी नहीं है प्रीति, ज़िंदगी आपको सिर्फ एक बार लिखने का मौका देती है और उसके बाद आपको कहानी आगे ही लिखनी पड़ती है, आप उसको बदल नहीं सकते कभी। तो जो हो गया उसके बाद आपको लिखना है, तो वो लिखते जाना है आपको। ये चीज़ जो है वो कंप्यूटर में नहीं आएगी, ये चीज़ आपकी लिखने से आई है। माय गॉड, हाउ हैव यू रिलेटेड इट, अमेजिंग। चलिए हम वापस आते हैं वही टेक्निकल राइटर पे। माय गॉड, इतना डीप में पहुंच गए कि मैं तो कहीं सोचने लगी। अब आप अपना जॉब कर रहे हैं टेक्निकल राइटर, और इधर साथ में महाभारत का भी आपका दिमाग में, कैसे वो बीच पड़ा महाभारत का आपके दिमाग में? लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट महाभारत का, ये सही है गलत है, दैट इज अ इमैटेरियल थिंग, लेकिन आपको लगा कि नहीं मुझे इसके बारे में और जानना है, क्यों लगा आपको ऐसा? देखिए, इसका जो आई थिंक सबसे पहला बीज पड़ा था वो मेरे ख्याल से नाना नानी के पड़ा था। तो पहले जैसे किताब वगैरह रहती, तो नाना जी की काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, तो उसमें हम लोग जब गर्मी की छुट्टी में जाते थे तब कुछ पढ़ना होता था, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक उसी किताब में कहीं पे मैंने ये विवेचना वगैरह जो आता था उनका, कि रामायण में ऐसा हुआ, महाभारत में ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये गलत किया, ये सही किया, फलाना दिमाग का ऐसा वगैरह। तो पहले तो आइडिया नहीं था ये क्या है, ठीक है अच्छी बात है। बट उस टाइम जब जॉब लग गया तो थोड़ा टाइम जो मैंने बोला ना 4 से वाला 6 से वाला टाइम जो मिला, मैंने कि यार ये वो पता नहीं पॉइंट में दिमाग में फंसा हुआ था। वो आपको यकीन नहीं था कि जो स्टोरी आपने सुनी है वो सही है? नहीं, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में शुरू से बैठा हुआ था कि सच आप खुद ही जान सकते हो और कोई बता नहीं सकता आपको। ओके। तो फिर मैंने कहा कि अगर ये सच है तो पढ़ के देख लेते ना क्या है। तो फिर मैंने और किताबें पढ़ी, तो उसमें भी कहीं किसी को कुछ कैसे, तो मैंने कहा यार ये सोर्स तो महाभारत ही है। अब उसमें किसी में लिखा कि फलानी जगह ऐसा हुआ, तो महाभारत में ये लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ तो कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, कैसा है? क्योंकि अभी तक अपन टेक्निकल राइटिंग में जो मैं आर्टिकल्स वगैरह लिख रहा था, तो उसमें बाकायदा टेक्नोलॉजी के रेफरेंसेस वगैरह देख रहा था। तो वो प्रोसेस यहाँ पर अफिल हो गया कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है तो उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं तो होगा। राइट। तो देन डेफिनेटली मैंने सोचा कि इसको पढ़ना चाहिए। तो दादी से फिर मैंने गीता ली और गीता पढ़ी। और डेफिनेटली जब अगर आप ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने के उस पर्पज़ से लेते हैं, और वो समझ में भी नहीं आया मुझे। फिर रखी, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर छूट गया, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा।
बट डेफिनेटली पुणे जब आया तो, और ये जब कहानी दिमाग में कुछ चल रही थी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो एक तो महाभारत का नाम सुन के मतलब इतना बड़ा, और वो इतने कैरेक्टर, और दिमाग में वो B.R. चोपड़ा वाली महाभारत का जो इमेजिन पड़ा, इतने कैरेक्टर्स नाम ही याद नहीं रहते हैं उनके, तो मैंने कहा अपने बस का नहीं है। तो लेकिन फिर 4 से 6 बजे जो टाइम मिला मेरे को, अच्छा उस टाइम वर्क फ्रॉम होम टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था, लैपटॉप्स वगैरह इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, तो वो पूरा टाइम घर का अपना पर्सनल टाइम था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, तो डेफिनेटली फिर रेफरेंसेस निकाले, कुछ निकाले, नहीं आए। फाइनली मैंने कहा कि अब मैं महाभारत पढ़ के ही देखूंगा क्या है ये। तो कौन सी महाभारत पढ़ी आप? वेद व्यास जी की। उसमें भी बहुत सारे हैं। तो जब वो वेद व्यास की महाभारत पढ़ी तो सबसे पहला डर तो ये, लेने जब गया था तो सबसे पहला डर तो ये था कि लोगों ने बताया था या कहीं पढ़ा था कि महाभारत घर में नहीं लगती, लड़ाई होती। हाँ, मैं तो पूछने वाली थी कि हमारे सब लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखी जाती। आप विश्वास करते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए? सवाल ये है कि आप महाभारत पे विश्वास करते हैं या लोगों पे विश्वास करते हैं। ओके, ठीक है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप महाभारत घर में नहीं रख सकते। इनफैक्ट महाभारत के शुरू के जो पर्व हैं, आदि पर्व, सबसे पहला पर्व है, उसमें वेद व्यास जी खुद कहते हैं कि 2 चीज़ें उन्होंने जो बहुत मुझे अंदर तक लगी हैं। पहली चीज़ तो ये कि महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया में नहीं है। ओके, और इसके अंदर जो है वही दुनिया में है। दोनों बातें सही है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट श्लोक मुझे याद नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैं हाथ उठा के कहता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ कि ये महाभारत जिसने पढ़ी है उसके सारे पुण्य होंगे, इससे अच्छा कुछ ग्रंथ नहीं है, फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। ऐसा करके एक श्लोक है उसमें, आदि पर्व में ही। एंड दैट शॉक मी फ्रॉम अंदर से, मुझे एक लगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था इसको अभी तक, क्यों नहीं मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, ये मुझे अब क्यों आ रही है। मतलब अगर बचपन में पढ़ा होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और डिफरेंट होती, चीज़ें मुझे और अच्छे समझ में आती, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस होता, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी, कोई डायरेक्शन मिली होती। तो वो जब हुआ तो फिर मैंने कहा अब तो पूरी पढ़ूंगा। तो वो 4 से 6 वाला जो टाइम था वो पूरा मेरा इसी में जाता था। और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी थी। इनफैक्ट अगर आप महाभारत को देखें तो ये पांडवों और ये इनका तो बहुत छोटा सा सेक्शन है। पूरी स्टोरी आप एक अगर कहें तो केवल एक बुक के अंदर कंडेंस हो जाएगी। बाकी के उसके अंदर जो है कि मतलब यहाँ पे ये तीर्थ हैं, यहाँ पर फलाने हैं, ये कहानी है, वो कहानी है, और दुनिया भर के जो उन्होंने फ़िलासफ़ीज़ बताई हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है और जो मुझे कहीं मतलब बहुत कम लोगों को मतलब जब मैं बात करता हूँ तो समझ में आती है, वो ये आती है कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग। आपको कुछ भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सवाल पूछने हैं। अर्जुन ने कृष्ण से सवाल पूछे, भगवान ने ये नहीं कहा उनसे कि मैं भगवान हूँ, मेरी बात मानो, ये करो। उन्होंने जवाब दिए। जवाब देने के बाद जब अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे अपना रूप दिखाइए, उन्होंने रूप दिखाया। उसके बाद उन्होंने 3 अध्याय 4 अध्याय और लिए, 11 अध्याय में उन्होंने रूप दिखाया है। उसके बाद 7 अध्याय और लेकर के 18 अध्याय में उन्होंने कहा कि भाई तुमको जो करना है तुम करो। इतना समझाया, फिर रूप दिखाया, विश्वास दिलाया, फिर समझाया, तब कहीं अर्जुन जाके बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। राइट, ठीक है। महाभारत में हर कोई एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। शिव भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, कृष्ण उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु इसका क्या है, फलाना क्या है, दिमाग का क्या है। तो ये कल्चर है हमारा, ये है हमारा कल्चर कि मुझे कुछ भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ भगवान क्या है, तो ये नहीं है कि भगवान वो है, उनको एक्सेप्ट करो और चल दो। नहीं, मुझे जवाब दीजिए। और जो रिलेशन है भक्त और भक्ति का, भगवान का, वो यही है। ऐसा कोई भगवान नहीं जो भक्त के सवालों का जवाब ना दे, और ऐसा कोई भक्त नहीं है जो अपने भगवान से सवाल ना पूछे, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं, ये सवाल जवाब, ये दोनों को एक करती है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। हम ये प्रोसेस भूल जाते हैं, हम एंड भूल याद रखते हैं कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं, मतलब मैं भगवान हो गया हूँ। वो प्योरिटी तो लाइए आप, वही सवाल करके तो प्योरिटी लाएगी कि आप ऐसा क्यों हैं, आप ऐसा क्यों करते हो। ये सब आपने पढ़ा उसके? ये पढ़ा मैंने, एंड देन आई रियलाइज कि हम लोग कितना अलग डायरेक्शन में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। औरतों के बारे में बताया कि मतलब उस टाइम में औरतों को कोई इज्जत नहीं होती थी, ये नहीं होता था, फलाना नहीं होता था। आप मुझे बताइए, राजा दशरथ ने केकई जी को 3 वरदान जो दिए, इसमें जिन्होंने कहा था कि रामचंद्र जी को आप वनवास दीजिए, भरत को गद्दी दीजिए, वो क्यों दिए थे? वो इसलिए दिए थे क्योंकि केकई राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, उन्होंने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। मतलब इट वाज एज इफ वुमेन वर अलाउड टू गो टू वॉर्स। देयर वाज नथिंग लाइक अलाउड मतलब आई गवर्न यू। हाँ, इधर जैसे होता है ना, पहले अभी हम लोग को बोला गया था, उस पेट्रिकल सोसाइटी भी दिखाई थी हमें कि वुमेन को घर में रहना है, बाहर नहीं जाना, लेकिन वो नहीं था। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज,
राम जी को जब वनवास मिल रहा था तो भरत जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा ठीक है, राम जी को अगर आप जाने दे रहे हैं, मतलब नहीं मान रहे हैं वो, तो सीता मैया को आप गद्दी पे बैठा दीजिए। इसमें कहाँ पैट्रिकल सोसाइटी आई? फिर हमें ऐसा क्यों लगता है? तो दैट मीन्स ये सब लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा है। एग्जैक्टली ये यही सब हुआ है, ग्रंथों में लिखा है हमारे। यही हुआ है, यही है। ये सब आपने रिसर्च करी, काफी किताबें और भी पढ़ी होंगी। जी। आपने मुझे बताया कि हम लोग जो बोलते हैं गीता, एक गीता हम जानते हैं, आपने बताया
साल रिसर्च किया आपने सौरभ इस पे? ऑलमोस्ट 15 to 16 years। तब जाके आपने ये हाँ लिखी, हाँ, और तब ये शुरू हुई थी पुणे में चलते चलते? चलते चलते। माय गॉड, तब तो बिल्कुल नई नई होगी, दिमाग में ऐसे 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 नहीं, ये चल रहा कहानी होगा। तो कहीं थी नहीं, मतलब हाँ नहीं, अभी सिर्फ महाभारत महाभारत का थी, चल रहा हाँ। था। एंड देन आफ्टर दैट वो फिलॉसफी आई कि भाई इतना सब कुछ था, ये रॉकेट उड़ रहे हैं और ऐसा माइंड टेक्निक से सब चली कहाँ गई फिर। माय गॉड, वाह, इसके बारे में हम आगे भी बात करते हैं। अभी हमने कहा कि चलिए अब आप थोड़े से यंग हो गए हैं, और उस टाइम सब पेरेंट्स का मन होता है कि भाई मेरे बच्चे की शादी हो और उनका घर बस जाए, तो आपके पापा का भी यही था। एंड यू मेट योर वाइफ थ्रू योर फादर्स फ्रेंड्स। दैट्स राइट। देन हाउ डिड यू फील कि, क्योंकि आप तो राइटर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे, तो दिमाग में तो होगा ना, एक छवि बनी होगी कि मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए या मेरी बीवी वैसी होनी चाहिए। तो आपने जब अपनी मिले वुड बी वाइफ, जो आपको लगा कि इंट्रोडक्शन के बाद, तो क्या छवि थी और आपको कैसे लगा कि वही है जो मेरे जीवन साथी बनने के योग्य है? नहीं, पहले तो कोई छवि थी नहीं। ओके। दूसरा, जिस टाइम देखने, मतलब उनके पेरेंट्स के पुणे में आई थी वो, तो उनके फैमिली मेम्बर्स के देखने जब गए थे, तो उस टाइम सुबह का टाइम था, तो इतना ज़्यादा सोचने का वो नहीं मिला था। और वो उनको एकदम से ऐसे बोला गया कि कल आ रही है, मिल के आ जाओ, ऐसा तो ऐसा मिलने हुआ था हमारा। बट ऐसा कुछ मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, ये अपने जैसी है या अपने कनेक्शन फील, तो वो थोड़ा सा कनेक्शन फील हुआ था मुझे। और फिर मैंने बताया, मैंने कि देखो मेरी फर्स्ट वाइफ कंप्यूटर है, मेरा आधा से ज़्यादा टाइम उस पर निकलता है, तुम सेकंड वाइफ बनने को तैयार हो तो आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, सेकंड वाइफ ही बन जाऊंगी। तो मैंने कहा जी अपने जैसी है फिर। तो इसलिए आपको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ उस हाँ, लेवल पे हमारा मैच हो गया। जी। तो वैसे कोई थॉट नहीं था कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए या ऐसी बीवी? नहीं, मुझे बीवी चाहिए भी थी कि नहीं? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ये थोड़ा और जल्दी हो गया होता महाभारत वाला इंसिडेंट, तो शायद मैंने बताया मैं हिमालय वगैरह पे निकल के वहाँ पे रिसर्च कर रहा होता, या ऋषिकेश वगैरह जा करके। तो अभी रुचि बहुत खुश होगी सुन के ये। राइट। तो यू गॉट मैरिड एंड देन यू मूव टू चीन, चाइना। तो वहाँ के आपके बड़े मजेदार इंसिडेंट्स हैं कोई, तो सुनाएंगे हम सबको? अरे बहुत अच्छा हुआ था, मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की नई नई मैरिज हुई थी, तो एक एक्साइटमेंट था कि घूमना है, ये है, कल्चर शॉक भी था, एक इंटरेस्ट भी था। और डेफिनेटली शी प्रेफर इंडियन ड्रेसेस, साड़ी तो नहीं, मतलब सूट वूट वगैरह जो पहन के जाते थे। तो हम लोग मार्केट से निकलते थे तो भीड़ लग जाती थी, फोटो वोटो खींच रहे हैं। कहाँ पर चाइना में थे? हांगजो में थे हम लोग। हांगजो में। हाँ, तो वहाँ भीड़ लग जाती, तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया, हमें लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है यहाँ पर वो लोग आते, फिर वो फोटो खिंचवाते, फिर वो पीछे से खिंचवाता है, मैं एक साइड खड़ा हो जाता, मैंने कि भाई इनके साथ खिंचवा लो, तो मैं तो बॉडी गार्ड हूँ। क्यों खिंचवा रहे थे? वो तो वेरी क्यूरियस, कितनी ये मतलब ड्रेस और ये फलाना मतलब अच्छा लगा, सिंदूर एंड या सिंदूर देख करके वो यो ब्लड इज कमिंग, और ऐसा सर फट गया है। तो मैंने बोला, मैंने कि हाँ मैं रोज इसका सर फोड़ता हूँ, ये खून निकल के आता है। फिर उनको थोड़ा समझाया कि भाई ऐसा होता है, ये ट्रेडिशन है। तो इंदूर, एंड दैट्स हाउ वी नो इट, इंडियन पीपल फ्रॉम इंडिया। वहां पर भी आप महाभारत को रिसर्च कर रहे थे बैठे बैठे? हाँ, अपने अपने नॉर्मल काम के साथ, वो जो काम आप करते हैं टेक्निकल। जी। अच्छा, उसके बाद आप भारत वापस आए अपने पोस्टिंग के बाद, और फिर आपने महाभारत में डेल्व डाइव किया अंदर? हाँ, उसके बाद जब बैंगलोर में आया था, ज्वाइन किया था कंपनी, तो मैंने कहा अब टाइम है थोड़ा, लेट्स कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर आई वाज डूइंग। तो वो एक स्टोरी, थोड़ा सा पार्ट इधर का आ गया, थोड़ा सा इधर का आ गया। तब दिमाग में आया था कि मैं ये किताब लिखना शुरू करूं? कुछ आइडिया नहीं था, बस मैंने बस नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, मतलब चाइना में ही नोट्स बनाता था, कैसा हुआ वैसा हुआ। देन कोई फिगर दिख रहा है तो मैं कह रहा हूँ ये क्यों भाग रहा है, और फिर उसको अराउंड मैंने, अच्छा इसके साथ ये होगा, उसके साथ वो होगा। तो इनिशियल अगर नोट्स आप देखोगे तो आपको बड़े डिस्कनेक्टेड टाइप के लगेंगे कि एक आश्रम है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पे इतने लोगों का मर्डर हो गया है, फिर देन द बॉडी रेज अप, और उसके बाद फिर वो बताती है कुछ और होता है। तो वो स्ट्रीमलाइन करने में काफ़ी टाइम, मतलब कनेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। और दूसरी बात, फिर मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया पहले तो काफ़ी कुछ लिख लिया, उसके बाद मज़ा नहीं आया उसमें, क्योंकि वो। तो क्या लिख रहे थे आप? महाभारत को ठीक से लिख रहे थे? नहीं, महाभारत को नहीं लिख रहा था, स्टोरी लिख रहा था। स्टोरी की बात कर रहे थे। हाँ, तो वही, फिर उसके बाद स्टोरी में जब वो लिंकेज, मुझे लगा कि अच्छा ये लिंक अगर अपन वहाँ करें या वो वाला करें, क्योंकि अभी तक महाभारत पढ़ ही चुके थे हम, तो वो लग रहा है यार ये वाला ऐसा होगा वैसा होगा। और कई जगह तो ऐसा लगा कि ये तो महाभारत में ही नहीं गई, फिर आप कैसे लिख रहे हो। तो फिर उसके बारे में रिसर्च करी, हरिवंश पुराण पढ़ी, विष्णु पुराण पढ़ी, इसमें होगा शिव पुराण पढ़ी, इसमें पढ़ा, दुनिया भर की किताबें देखी कि अच्छा इसका रेफरेंस ये है तो इसका रेफरेंस यहाँ पर भी होगा। अगर वो बता रहे हैं कि द्वारिका आपकी रेक्टेंगुलर वो थी, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर ये हिस्ट्री है तो वो हिस्ट्री वहाँ पे भी होगी, फिक्शन है तो फिर
डेफिनेटली कहीं नहीं, तो कुछ भी लिख दीजिए आप। फिर तो वो रेफरेंसेस जोड़े, फिर महाभारत से रामायण में बैक गए, फिर वहाँ से कुछ रेफरेंसेस निकाले, तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था कि हाँ नहीं, वी आर राइटिंग समथिंग कि इधर से जा रहे हैं और ऐसे निकल रहे हैं। कभी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं यार बहुत कंफ्यूजन है, छोड़ दो इसको? कई बार ऐसा लगा? कई बार लगा। और कौन था, मतलब आपकी वाइफ थी या आपके अंतर्मन था जिसने कहा कि नहीं होल्ड ऑन? नहीं, ये तो किसी को पता ही नहीं था किताब लिख रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरे अलावा। अच्छा। क्योंकि मतलब मैं रिसर्च कर रहा था, नोट्स बनाता रहता था, बट हाँ मेरे को अंदर से लगता था कि यार ये क्या घूम फिर के वहीं के वहीं आ रहे हैं, क्या पागलपन है, छोड़ देते हैं, छोड़ दो। फिर कुछ दिन के लिए छोड़ा, फिर नहीं यार थोड़ा सा और थोड़ा कोशिश करके देखते हैं इसको कैसा हो रहा है। अच्छा उसमें सर्च करके देखते हैं, हरिवंश पुराण में देखते हैं या वहाँ देखते हैं, वहाँ कुछ मिलेगा। वो शिव जी का कुछ रेफरेंस मिला तो फिर उसको यहाँ पे घुमा के कनेक्ट किया, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट किया। वो इंटरेस्टिंग लगता था जब कनेक्ट हो जाता था, हाँ तो बड़ा अच्छा लगता था। आपने बताया भी था एक बार कि आपको कुछ ऐसे अनुभव हुए जो आप आज तक उनको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि आपने कुछ कुछ लिख दिया और आपको पता ही नहीं कि मैंने लिखा है। तो ऐसा बताएंगे? इसमें कई चैप्टर्स ऐसे स्तुति में है। एक चिरपुंज पर्व का जो चैप्टर है उसमें एक तो पूरा चिरपुंज पर्व जब मैं लिख रहा था तो मेरे आगे मतलब एंड टू एंड स्टोरी आ रही थी कि ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। और बीच में जाकर के मुझे ये लगने लगा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, उसका क्या पर्पस है, क्योंकि अभी बाकी कहानी कहीं पर नहीं आई है। तो जब मैं लिख रहा था तो मैंने कहा ठीक है इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, चैप्टर्स बहुत बड़े हो रहे हैं बट इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। मैंने कहा कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं। उसी में एक संवाद आया है कृष्ण का और शिव का। तो उसमें बेसिकली पूरा चिरपुंज पर्व जो है वो नागों और आर्यों के बीच की जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं और जो उनके लड़ाई वगैरह है उसको किस तरह से कृष्ण कवर करते हैं महाभारत युद्ध से पहले, ताकि दे डोंट बिकम अ वेरी गुड थ्रेट टू पांडवस। क्योंकि चित्रसेन देयर वाज नागराज का तक्षक का जो बेटा था वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। ओके। तो वो अर्जुन की तरफ अगर आपको याद होगा तो उन्होंने नागवाण एक करके भेजा था जिसको कृष्ण जी ने फिर रथ थोड़ा सा नीचे कर लिया तो ऊपर करके निकल गया था। तो वो मतलब वो कनेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन फिर एक उसमें एक पूरा चैप्टर है, उसमें शिव जी और कृष्ण जी का संवाद है। इसमें शिव जी वॉज वेरी एंग्री इन द सेंस कि भाई नाग मेरे प्रोटेक्शन में है, कृष्ण तुमने कैसे उनको मारा। एंड वहाँ पर मैंने कहा भैया ये अपने बस का बिल्कुल नहीं है। मैंने 2-3 लाइंस लिखी, मैंने कहा ये हमारे बस का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक कृष्ण को संभालना मुश्किल हो रहा था। मतलब मैंने रेफरेंस निकाल के जिस तरह से मैं लिख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग वो वाइब फील करें कि वो ही इज़ नॉट अ कैरेक्टर एक्चुअली। वो थॉट प्रोसेस जो साइकोलॉजी उनकी चल रही है, वो गेम प्लान जो चल रहा है उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको ग्राउंड वर्क में कन्वर्ट करना है। महाभारत युद्ध ऐसा नहीं था कि उन्होंने कह दिया चल दिया, वो पूरा मैनेजमेंट चलता था पूरा उनका। तो यहाँ पर मैंने कहा ये या तो मैं हटा दूंगा, बट हटाने का मन नहीं किया। तो मैंने कहा अब चलो लिखते हैं जो भी होगा। तो मैंने ऐसे ही लिखना शुरू किया। एंड देन वो उनके डिफरेंसेस सामने आने लगे उस टॉपिक पर कि अच्छा तुम कहते हो कि नाग ऐसे हैं वैसे हैं, पर मेरी शरण में जो आया वो मेरा हो जाता है। मैं ये नहीं देखता, मैं उसका पास्ट नहीं देखता, मैं उसका फ्यूचर नहीं देखता, जो मेरी शरण में आया मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो कृष्ण जी बोलते हैं प्रभु इसीलिए तो नाग आपको आपकी जो मासूमियत है उसका लाभ उठाते हैं। फिर वो बाद में जो डिस्कशन होता है उसके बाद वो कृष्ण जी भी मुस्कुरा देते हैं कि बोले प्रभु आप समझ रहे हो मेरा गेम प्लान क्या है, और शिव जी भी मुस्कुराते हैं, बोले मुझे पता है तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो बट ठीक है। एंड वो गले मिलते हैं। तो दैट वाज लाइक कि ठीक है दोनों जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, बट वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो बाद में आपको समझ में आएगा कि वो जो उनका गुस्सा था वो एक झूठा सा गुस्सा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। एक बॉन्डिंग जो अलग होते हुए भी नहीं अलग हैं, कृष्ण और शिव एक ही हैं। तो ये सब आपने बिना सोचे समझे लिख दिया? थोड़ा बहुत तो सोचा, मतलब ऐसा नहीं कि लिख दिया। बट हाँ मुझे जब बाद में लोगों ने बताया कि ये चैप्टर बहुत अच्छा लिखा, काफ़ी लोगों ने बताया, तो मैंने फिर बाद में पढ़ा उसको, तो मैंने कहा नहीं वाकई में अच्छा लिखा है। और ये डेफिनेटली मतलब मुझे लगा कि मैं जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा होगा। प्रभु की कृपा थी। वो प्रभु की कृपा ही बोलेंगे आप। वाह, वेरी नाइस। अभी हम 2-3 बातें मेरे दिमाग में और भी चल रही हैं कि आपने बहुत टाइम से, एक बार हमने डिस्कशन भी किया था कि हमने डिसाइड किया था कि हमारी जो सोसाइटी थी, हमको जो बताया गया, हमने हिस्ट्री पढ़ी सब करा कि हमारी सोसाइटी में वी हैव डिफरेंट वर्णास, जैसे होता है ना कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है और राजपूत है, जो भी है। लेकिन आपने जब कहा कि मैंने सब चीज़ का रिसर्च करी और मैं ये नहीं मानता, ये था ही नहीं, तो इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा मैं। वर्ण सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम जाति सिस्टम। जाति सिस्टम, हाँ ठीक है, राइट। तो वर्ण सिस्टम जैसे हम कहते हैं वर्किंग क्लास, तो अब
वर्किंग क्लास मतलब पीपल हु आर वर्किंग इन सर्टेन प्रोफेशन, तो उनका मतलब सोल्जर्स, ठीक है, जैसे ब्राह्मण तो प्रीस्ट इसके लिए थे, आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप गीता के श्लोक ही पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि कर्मों के अनुसार मैंने वर्ण निर्धारित किए, कर्मों के अनुसार 4 वर्ण, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण का क्या काम है, पूजा पाठ करना, सत्कर्म करना, लोगों को धर्म की राह में लेना। क्षत्रिय का क्या काम है, रक्षा करना, जब लड़ाई हो तो भागना नहीं, ठीक है। आपका वैश्य का क्या काम है, व्यापार करना, धन पालन करना, ठीक है, ये सब। इसके बाद शूद्र का मतलब सबकी सेवा करना। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ और मतलब मैं राइटर हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा बेटा भी राइटर है क्या? आप डॉक्टर हो, आपका बेटा भी डॉक्टर है क्या? नहीं। आपका बेटा डॉक्टर होगा क्या? आपका बेटा डॉक्टर होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। लेकिन यू बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी विच इज नोन एज डॉक्टर्स, ठीक है। वो मेरी लेखक की उससे अलग है, ठीक है। तो आपके कुछ नॉर्म्स हैं उस फ्रेटर्निटी के, मेरे लेखकों के कुछ नॉर्म्स हैं, हम दोनों के मैच नहीं कर रहे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपीरियर हो या मैं इन्फीरियर हूँ, ठीक है। बट इसको आई थिंक एंड आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे को जैसा लगा कि जब बाहर से जो लड़ाई आक्रांता वगैरह आया, इन्वेडर्स वगैरह आए, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया। तो उन्होंने इसको मिंगल अप जब करना शुरू किया तो ये बन गया कि भाई शूद्र का बेटा शूद्र, ठीक है। हालांकि आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, तो यू आर अ ब्राह्मण। आप एक माँ हैं, आपने अपने बच्चे का गंदी उठाई होगी, साफ सफाई करी होगी, दैट इज अ काम ऑफ शूद्र, राइट। तो आप शूद्र तो नहीं हो गई, बट उस टाइम हैं आप। तो हर व्यक्ति में, बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्षत्रिय है। एग्जैक्टली। तो हर व्यक्ति के अंदर ये चारों वर्ण हैं। आप ब्राह्मण भी हैं, आप क्षत्रिय भी हैं। इट इज जस्ट अ ट्रेट, इट इज नॉट कि आप इसको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो आप ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, आप वैश्य भी हैं, आप मार्केट में जाके नेगोशिएट करते ही डेफिनेटली, और आप शूद्र भी हैं क्योंकि आप अपनी सफाई भी कर रही हैं, घर की सफाई भी कर रही हैं। बट टाइम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से या एक आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक ट्रेड आपका प्रोमिनेंट होगा, राइट, ठीक है। दैट आप कह सकते हो कि हाँ मैं। आज की डेट में तो कोई भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो आज के डेट में सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप पढ़ रही हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी देखेगा, किताबें रखी हुई हैं, लिख रही है मम्मी कैसे लिखना है, ठीक है। डॉक्टर हैं आप, तो डॉक्टर की तरह वो इलाज करने की कोशिश करेगा, तो कुछ चीज़ें उसके अंदर इनहेरिट आ जाएंगी, बट वो डॉक्टर नहीं है बाय द वे, इसीलिए आप ऑथर हैं। और अब हम आपके साथ एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। ओह माय गॉड। आप ऑथर है ना, तो बिना कुछ लिखे हुए तो हम आपको भेज नहीं सकते। अच्छा, तो अब मैं चाहूंगी, आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगी, थोड़ा मतलब 2 मिनट, ठीक है। उतने टाइम में मैं आपको एक पेपर, करीब कलम और कागज, हम हिंदी में बात करते हैं, कलम और कागज देके आप हमारे डॉग डायरीज के लिए या जो भी चीज आपको लिखने का मन है, कुछ थोड़ी सी पंक्तियां लिख सकते हैं। श्योर। हाँ जी सौरभ, आपका वक्त खत्म होता है अब। ओके, सो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हर कदम पर नई सोच, हर कदम पर नई आशा, डॉग डायरी की यात्रा है आत्म खोज का अनमोल प्रयास। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब लिखते तो आप अच्छा है ही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उस मोड़ पे आते हैं जहाँ हमारी कल्पना की ट्रेन अब हम हकीकत की तरफ पहुंच रही है। तो आप हमें अब बताएं कि इन किताबों में कैसे शुरुआत कैसे हुई और ये क्या किताबें हैं? तो इसकी शुरुआत काफ़ी टुकड़ों में हुई थी, जैसे मैंने बताया, कुछ पीस यहाँ पर मिल रहे, कुछ इधर मिल रहा है, तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं आ रहा था कभी कभी। एंड ये स्टोरी जो चल रही है 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में चल रही है। तो महाभारत के टाइम पे चल रही है, जस्ट बिफोर द युद्ध, राइट, जस्ट बिफोर जो पांडवों को वनवास मिला था उसके टाइम से शुरू हो रही है। एंड देन देयर इज़ अ प्रेजेंट स्टोरी, वो जो एक्सीडेंट होता है, एक फैमिली का एक्सीडेंट होता है, उनका बच्चा खो जाता है और उनकी हस्बैंड ख़त्म हो जाता है। वहाँ से दोनों को कनेक्ट करना है, और इन दोनों के बीच में एक वॉर सी चल रही है जो कि बेसिकली पास्ट टू प्रेजेंट और फ्यूचर टू खींचती चली जा रही है। तो अगेन टाइम फ्रेम के हिसाब से लिखना है, वो एक चैलेंज था कि आपको आज की लैंग्वेज भी दिखानी है, देन महाभारत के टाइम के बीच लैंग्वेज दिखानी है, देन आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स, राइट। कृष्ण की एक अलग है फिलॉसफी है, अर्जुन की अलग है, उसमें किस किस को मेन कैरेक्टर लेना है।
Then the most challenging part was to understand the cultural context. और उसने एक बहुत बड़ी आई वुड से कि रोल निभाया है स्टोरी में, क्योंकि जब आप महाभारत को आज की डेट के हिसाब से देखते हैं तो आप चाहते हो कि स्टूडेंट आपको आज की डेट के हिसाब से समझ में आए, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि उस टाइम की कल्चरल जो सिचुएशंस थी, जो कि सेटअप था, जो एक हायरार्की थी, उसको समझे बिना आप उनके जो कैरेक्टर्स में चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, उसको आप समझ नहीं सकते। तो वो एक बैलेंस करना, और लैंग्वेज, डेफिनेटली लैंग्वेज का काफ़ी फर्क, तो इसमें आप देखेंगे लैंग्वेज का वेरिएशंस काफ़ी है। तो आप मॉडर्न उसमें जाएंगे तो लैंग्वेज अलग दिख रही है, मॉडर्न से ट्रेडिशनल जा रही है, एंड देन देयर इज अ कैरेक्टर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, तो वो एक अलग उनका फिलॉसफी है। तो बेसिकली इसमें यही है कि महाभारत के टाइम पर जैसे मैंने कहा कि ये सारा ज्ञान कहाँ पे गायब हो गया। देयर वाज अ सोसाइटी व्हिच वाज transferring all this knowledge and information to secretly to different yugas, right? I mean, I think जैसे कि कृष्ण ने कहा है, या किसी ने, मतलब अगर आप वैदिक फिलोसफी पढ़ोगे कि कलयुग के बाद आपका सत्ययुग आएगा, धर्म का उत्थान होगा, तो आपका धर्म का उत्थान कैसे होगा अनलेस आपने वो कहीं ना कहीं सेव करके रखा होगा। तो यू हैव टू सेव दैट नॉलेज थ्रू दिस कलयुग, उसको सेव करके रखना, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय तो हो ही रही है वो, और उसको फिर आपको रिवाइव करना। तो रिवाइव करने के लिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वहाँ पर दोबारा जाके लिखेंगे पूरा, अदरवाइज आप कैसे कह सकते हैं कितने मनवंतर गुजर चुके हैं, कितने काल हो चुके हैं, कलयुग है कि अभी 27वां चल रहा है कि 28वां चल रहा है, अगर वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो रही होती तो इसीलिए ऐसी किताब ऐसी लिखी कि नॉलेज का बिल्कुल हाँ, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, यू हैव मिक्स्ड इट। या और दूसरी चीज जो थी कि मैं चाहता था कि उसके रेफरेंसेस आपके ओरिजिनल निकल के आए, मतलब ऐसे हवा में कोई बात नहीं हो रही है, इट इज ऑल पुष्टिकरण हुआ है, पुष्टिकरण हुआ है। तो वो कहानी एक चल रही है, अब वही उसका पुष्टिकरण के लिए आपको यहाँ से रेफरेंसेस लेने, तो उनको कैसे लिंक करना है। जब पहली किताब आपकी आह्वान, जो आपने अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, जब पहली लिखी, तो वो पहली किताब के बाद कैसा महसूस हुआ कि मुझे दूसरी भी खत्म, क्योंकि वो कंटिन्यूटी है, तो पहली कर लिखने के बाद दूसरी स्टार्ट भी कर दी थी या रुक के करी या कैसे? नहीं, पांचों किताबें साथ में चल रही थी। मतलब जैसे कुछ एपिसोड दिमाग में आया कि हाँ इसको ऐसा करना है, देन आपकी एक फ्रेम पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप उसके हिसाब से आपको कहीं पे लिंक करना है कि अच्छा ये बाद में ये करेगा या पहले ये करेगा, या आपको यहाँ का एपिसोड नजर आया तो आपने कहा अच्छा पहले क्या किया हुआ उन्होंने, तो वो आपका क्रॉस बैक एंड फोर्थ। तो पांचों किताबें एक साथ ही लिखी जा रही थी, बट ये था कि हाँ अब ये आई एम सेटिस्फाइड कि आह्वान इज कंप्लीट, देन स्तुति करना है, तो स्तुति के कौन से पार्ट यहाँ से लेने हैं, किधर से ऐसे रिलेट करना है। डेफिनेटली वो पूरा एक ही किताब लिखी गई थी, बट हाँ उसमें ये हुआ कि पब्लिशिंग के टाइम में ऐसा हुआ कि सारे पांचों पार्ट एक साथ नहीं गए, और कोरोना की वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया था। तो क्या क्या है उन किताबों का नाम आपकी? आह्वान, तो पहले तो आह्वान है, महाभारत आधारित पौराणिक रहस्य कथा की जो सीरीज है, 5 बुक की श्रृंखला है ये। पहली तो आह्वान है, नेक्स्ट पार्ट इज स्तुति, थर्ड पार्ट आपका आहुति है, चौथा पार्ट अग्निहोत्र है, और 5वां जो लास्ट है वो स्वाहा। वाह क्या बात है। और ये सफेदा भी है? सफेदा अलग स्टोरी है, इट्स अ साइक्लो थ्रिलर, इट्स नॉट रिलेटेड टू ऑल दैट। नहीं, लेकिन हाँ इसमें आपके कर्म सिद्धांत और उसका सब कुछ लिया गया है कि बेसिकली आप कितना भी भूलना चाहो, आपके जो कर्म है वो आपके साथ में ही रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ में आपको अटैक करेंगे, आपको परेशान करेंगे, दे हैव टू सब्सिडाइज समहाउ। और इन सब को लिखते हुए आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हुई? मतलब क्या आपने सीखा इन सबको? बिकॉज हम जब लिखते हैं तो हमारा दिमाग उसी पे है कि हमको ऐसे लिखना है, ऐसे जाना है, लेकिन एज हमने कहा था कि हमारा दिमाग, आपने माइंडफुलनेस की हमने बात भी कही कि दिमाग वहां चलता है जहाँ हम चलाना चाहते हैं। तो क्या आपने लिखते लिखते कुछ ऐसी चीजें भी आपने महसूस करी या इम्बाइब करी अपनी जिंदगी में जो आपके आज भी काम आती है? एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने महसूस की वो ये की कि यू डिज़ाइन द कैरेक्टर्स, आप उनको ट्रेड्स दीजिए, आप उनको एक स्टार्टिंग लाइन और एंड लाइन दीजिए, एंड लाइन भी मत दीजिए, आप स्टार्टिंग लाइन दीजिए, एंड गिव देम अ सिचुएशन एंड सी उस ट्रेड्स के हिसाब से वो सिचुएशन में कैसे डील करेंगे। क्योंकि वो ट्रेड्स आप पे नहीं है, तो आप कई बार इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा इस टाइप पर, ठीक है, बट वो ट्रेड्स उसमें, तो दोज कैरेक्टर्स स्टार्ट टेलिंग यू कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ। तो दे रियली सरप्राइज मी समटाइम्स कि यार ये क्यों किया इसने, मतलब इसको, मतलब आदमी हाथ मिलाने आया और उसने मर्डर कर दिया, मतलब या ये सीधा सीधा इसको झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो वो जो एक सरप्राइज एलिमेंट कभी कभी एक एज ए ऑथर मुझे भी लगा कि वाकई में, आई मीन इज ही ट्राइंग टू फोर्स मी टू राइट समथिंग दैट आई डोंट वांट टू राइट, बट बाद में वो समझ में आया कि अच्छा ये रिलेट। तो एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं कैरेक्टर्स की, जब हमको फ्रीडम देते हैं ना कि ठीक है यू आर नाउ अलाइव, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट विद इन दिस कंटेक्स्ट, विद इन दिस बाउंड्रीज, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं। तो इसमें सफ़ेदा में भी ऐसे ही निकल के आया है काफ़ी, इसमें आह्वान में मृत्युशीर है, वो ये आपका पर्सनल
डेवलपमेंट था इसके हाँ, अंदर। एंड इनफैक्ट मैं हमेशा ये कहानियाँ वगैरह लिखता था, ये टाइप करता था, तो ये रात को लिखता था मैं। ऑफिस से आने के बाद 10-11 बजे तक कॉल्स रहती थी मेरी, तो ये 11 बजे से 2 बजे का पीरियड मेरा ऐसा रहता था कि चलो आप फ्री हैं, देखना है। तो मैं कभी कभार मैं काफ़ी डर जाता था लिटरली। वो सीन जो होता था उसमें मुझे फील होने लगता था कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैंने घर वालों को बोल रखा कि मैं जब लिख रहा हूँ प्लीज़ मेरे पीछे से आके ऐसे ऐसे कुछ मत करना, नॉक करके आना दरवाज़ा। तो पूरा बेडरूम और जो स्टडी रूम था उसको मैं लॉक करके रखता था कि जब आओ तो ज़ोर से नॉक करके आना, अदरवाइज वो एक अलग से डिस्कनेक्ट सा लगता है कि आप यू आर पुश्ड आउट फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड। माय गॉड, ये तो हमने सिर्फ सुना है कहानियों में, आपके साथ ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस? आई फेल्ट दैट एक्चुअली माय गॉड। एंड हाउ हैड योर वाइफ सपोर्टेड यू इन दिस? अ वो लॉट। परेशान नहीं हो गई पूरे टाइम? एक तो ऑफिस जा रहे हो, उस पे आके बाद में यू डोंट सिट विद मी, ऐसा कोई टाइम था कि हाउ नहीं डू तो यू डेडिकेट टाइम टू योर फैमिली? नहीं, फैमिली को टाइम देता था, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं देता था, और डेफिनेटली दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ तो देना पड़ता था। बट हाँ, ये था कि थोड़े थोड़े चैप्टर्स उनको दे देता था पढ़ने के लिए। अच्छा, ये पढ़ के बताओ कैसा है, क्या है। तो मतलब कहानी ऐसी रहती है कि आप एक आध चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उतना कनेक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बट पूरी किताब दो जब हो तब लिख दो, तो वो पूरी किताब फिर मैं उनसे पढ़वाता था, पढ़ लो क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। तो बोले ये रात में तो पढ़ने लायक है ही नहीं किताब, रात में नहीं पढ़ सकते, दिन में पढ़ूंगी, मुझे डर लगता है ऐसे करके। तो उसमें फिर ये समझ में आया कहाँ पे गलत है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्यों ऐसा कहा। तो वो इम्प्रोवाइज करी फिर आपने? इम्प्रोवाइज करी कई चीज़ें। तो सपोर्ट काफी किया रुचि ने आपका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और तो हम लोग डेफिनेटली रुचि को थैंक यू बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू हर। यस। एंड अभी आपने सब किताबें लिख दी, पब्लिश हो गई और बहुत चल रही है, सब पढ़ रहे हैं और सब इसका इतना फीडबैक दे रहे हैं अच्छा। तो आगे आपका क्या प्लान है? तो एज लॉन्ग एज आई एंजॉय दिस वर्क मैं डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे लिखना ही लिखना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ सब्जेक्ट मिलता है उसमें मुझे अच्छा लगता है लिखना है, तो मैं डेफिनेटली लिखता हूँ उसमें फिर। तो आगे क्या प्लान है आपका करने का, कुछ अभी आप पता है? देखिए आगे क्या होता है। अच्छा। अभी ये सारी बुक्स की ऑडियो बुक्स आ चुकी हैं। हाँ। सफ़ेदा इज ऑलरेडी पब्लिश्ड विद ऑडिबल, ओरिजिनल सीरीज है वो ऑन अमेजॉन। ऑन अमेजन, ऑडिबल। 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 राइट। और ये इन सारी बुक्स की भी ऑडिबल कॉपीज़ आ चुकी हैं, तो अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको सुनने में इंटरेस्ट है, तो आप सुन सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली पीपल प्रेफर के रीड करें तो अच्छा रहता किताब है। लेके बैठे अच्छे से पढ़े। जी जी। तो सौरभ, आपने इतनी सारी किताबें लिखी और आप काफी फेमस है, नॉट बिकॉज ऑफ योर बुक्स की वजह से तो आप है ही है फेमस, बट आपकी सोच, वो जो सोच है वो इतनी अलग और इतनी गहरी है और इतनी सच्चाई से भरी है कि मतलब इट इज वेरी डिफरेंट। तो आप जो नए बडिंग ऑथर्स हैं उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल लोग ऑथर, मैं देखती हूँ कि मतलब सभी लोग लिख ही रहे होते हैं, मतलब शायद उनमें इतनी कला हो गई है जनरेशन में कि मुझे आज भी नहीं पता, पर आप इतने सीजन्ड राइटर होके क्या उनको ज्ञान देना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या ज्ञान दूंगा, वो सभी लोग ज्ञानी हैं और हर लेखक अलग होता है। बट मैं बस ये कहूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसको पूरा एंजॉय होकर कीजिए, डिसिप्लिन से कीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि मंदिर की सीढ़ियाँ हर कोई देखता है, पर बहुत कम लोग चढ़ पाते हैं, बहुत कम लोग चढ़ने की सोचते हैं। पर जो चढ़ जाता है उसके लिए दुनिया अलग हो जाती है। तो दिक्कतें तो डेफिनेटली मेरे को भी आई हैं और उन लोगों को भी आएंगी, बट एक बार जो चल दिया, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा कंप्लीट करें आप अपनी यात्रा को। तो आज मैं आपसे एक करती हूँ, नॉर्मली मैं बोलती हूँ जब भी एपिसोड खत्म होता है कि आज हमने इस एपिसोड से क्या सीखा। आज मैं वो अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि इतनी गहरी सोच, इतनी नई विचार और इतना डाइवर्स चीज़ों में आपने अंदर घुस के किया है काम, तो आप क्या हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, 3 की टेकअवेज कि क्या उनको इस एपिसोड से सीखना चाहिए? पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि अपनी क्यूरियोसिटी को आप बनाए रखें। सवाल जो आ रहे हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें। आई मीन इट्स नॉट दैट कि आपको हर बार एक ही चीज़ करनी है, बट आपका खुद का एक नज़रिया होना चाहिए चीज़ों को देखने का, ज़िंदगी जीने का। और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के नज़रिए से चलें, बट साथ में ये भी है कि भाई कई बार ज़रूरी होता है कि दूसरे के नज़रिए से चलें आप, और टाइम बचाएं या बहुत सी चीज़ें आपको दोबारा से नहीं करनी पड़े। तो वो एक चीज़ आपको देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए। मतलब रिजल्ट अधूरा छोड़ मत दीजिए आप, रिजल्ट तो खैर जो होगा सो होगा, बट अधूरा छोड़ेंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ है अपना सच खुद खोजिए आप। किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है भाई। यही हमारी वैदिक फिलॉसफी कहती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान आपके साथ हैं, आप सीधा उनसे बात कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। उनसे अच्छा जवाब आपको कोई नहीं दे सकता। बहुत अच्छा। और हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सुनिए और ये इम्बाइब करिए। सो सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल इंसाइट्स एंड
in depth of Mahabharat, Ramayana, metaphysics and AI and technical क्या क्या चीजें हमने बात करी है. लेकिन ये मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये तो पता नहीं शायद महीने महीने चल सकती है हमारी बात, और हम कंटिन्यू करेंगे इस बात को. बट आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू कम ऑन दिस शो and share with us your experience. You have shared so many valuable insights जो सब देख के सब लोग सीखें इनसे और समझें कि ऐसा नहीं है, हर चीज का क्वेश्चन करें. तो from Doc Diaries, for coming here, taking out time, it's a small momentum for Thank you so much. Thank you so much. And people who come on the show don't go empty handed because इन्होंने इतना अपने टाइम निकाला, इतने दूर से आप आए हैदराबाद से, तो थोड़ा सा स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन थैंक यू सो फ्रॉम डॉग मच. डायरीज. जरूरी नहीं थी, बट आप लोगों ने जो टाइम दिया वही बहुत है. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, सब कुछ सुनने के लिए, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you, Saurabh, for coming on Dog Diaries. थैंक यू. So, guys, how did you like this episode? This episode with Saurabh showed us कि एक सोच कितनी डिफरेंट हो सकती है, कि पुरानी सोच को हटा के हमें नई सोच में आना चाहिए. हमने कितना कुछ सीखा. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज शावर योर लव ऑन अस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड वेट फॉर मोर एपिसोड्स कमिंग अप, बिकॉज पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. हर हर महादेव.